नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। आज हम शुरू में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपस में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है उस कंसेप्ट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ऐसे एक्टिव एनर्जी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट का मान परिपथ के किसी दूसरे भाग की वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है। ऐसे सोर्सेज को हम डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। डिपेंडेंट सोर्स दोनों स्वरूप में हो सकते हैं, वोल्टेज के प्रकार के भी हो सकते हैं और करंट टाइप भी हो सकते हैं, और ये परिपथ के दूसरे भाग के वोल्टेज से भी नियंत्रित हो सकते हैं और करंट से भी नियंत्रित हो सकते हैं। क्योंकि ये परिपथ के किसी दूसरे भाग की वोल्टेज या करंट से नियंत्रित होकर अपना मान तय करते हैं, इसलिए इस तरह के सोर्सेज को हम कंट्रोल सोर्सेज भी कहते हैं। जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स हैं वो अगर वोल्टेज के रूप में एनर्जी दें तो उन्हें हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अगर वो करंट के रूप में अपनी एनर्जी देते हैं तो उन्हें डिपेंडेंट करंट सोर्सेज कहते हैं। हम लोग जब ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी सर्किट मॉडलिंग करते हैं तो इस तरह के डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमें अध्ययन करने होते हैं। दो टर्मिनल के बीच में इस तरह के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं जिनका मान परिपथ के किसी दूसरे भाग की वोल्टेज या दूसरे भाग की करंट पे निर्भर हो सकता है। इस तरह के वोल्टेज सोर्स जिनकी वोल्टेज का मान परिपथ की किसी दूसरे भाग की वोल्टेज पे निर्भर करता है उन्हें हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अगर किसी वोल्टेज सोर्स का जो डिपेंडेंट है परिपथ की किसी दूसरे भाग की धारा से, तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को एक डायमंड शेप आकृति देके और पोलैरिटी के प्लस और माइनस चिन्ह बना के और मैग्नीट्यूड की अगर वोल्टेज से डिपेंडेंसी है तो वोल्टेज के स्वरूप में या करंट से निर्भरता है तो मान को करंट की निर्भरता के साथ प्रदर्शित करते हैं। और पोलैरिटी लगी हुई इस डायमंड शेप के बाहर हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड प्रदर्शित कर देते हैं। हमारे सर्किट में जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो करंट के रूप में इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी देंगे और इनकी जो करंट मैग्नीट्यूड है वो सर्किट के किसी दूसरे भाग की वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करेगी। अगर करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो सर्किट के दूसरे भाग के वोल्टेज पे निर्भर करती है तो इसे हम वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ एक किसी सर्किट के दूसरे भाग में वोल्टेज Vx है तो मेरे इस डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस Vx पे बीटा टाइम्स निर्भरता रखता है। हम डिपेंडेंट करंट सोर्स को भी उसी तरह की डायमंड आकृति से प्रदर्शित करते हैं, पर वोल्टेज सोर्स की भांति इस पे पोलैरिटी के प्लस और माइनस न लगा के और इस डायमंड के अंदर करंट की फ्लो डायरेक्शन इंडिकेट कर दी है। अगर हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट है, वो सर्किट की किसी दूसरी भाग की करंट Ix पे अपने मान की निर्भरता रखता है, गामा टाइम्स Ix इज माई करंट, तो ऐसे डिपेंडेंट करंट सोर्स को हम करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कह सकते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की भांति ही डिपेंडेंट करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को उसकी डिपेंडेंसी के साथ इस डायमंड के बाहर प्रदर्शित कर देते हैं और यहाँ डायमंड के बीच में ये जो एरो की डायरेक्शन है वो डिपेंडेंट करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन बताएगी। हमारी परीक्षाओं में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में परस्पर तुलना करने और एक से दूसरे में रूपांतरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा इस विषय को समझते हैं। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक सोर्स ईएमएफ के साथ इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस के साथ समझा जाता है और इसके सिरों पे जब एक भार प्रतिरोध लगाया जाता है तो अगर भार प्रतिरोध में धारा का मान घटता है तो भार प्रतिरोध के सिरों पर जो ये वोल्टेज आती है वो अधिक धारा पे इस आंतरिक प्रतिरोध में ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है IR, इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमारे लोड के टर्मिनल पे वोल्टेज लोड करंट बढ़ने पे घटती है। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक सोर्स करंट मैग्नीट्यूड और एक पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ प्रदर्शित किया जाता है और जब इसे एक परिवर्तनशील भार प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है और भार प्रतिरोध का मान बढ़ने से अगर भार प्रतिरोध पर वोल्टेज यहाँ सिरों पे बढ़ती है तो आप पाते हैं कि ये जो समांतर में लगे हुए आंतरिक प्रतिरोध में धारा अंदर फ्लो होती है और सोर्स की सारी करंट लोड को नहीं मिलती और लोड को मिलने वाली करंट अधिक वोल्टेज पे आप देखिए इस ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में घटती है और इसका कारण यह है कि अधिक लोड वोल्टेज पे इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक करंट अपने अंदर ले लेगा और लोड को करंट सोर्स करंट से कम मिलेगी। हम इन दोनों तरह के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स जिसे हम शान हाईलाइट में दिखाया हुआ है उनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो दोनों में एक बात स्पष्ट दिखती है कि लोड के सिरों पे अगर वोल्टेज बढ़ती है तो लोड में करंट कम है और अगर लोड में करंट ज्यादा है तो लोड के सिरों पे वोल्टेज कम है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होने के कारण दोनों को एक जैसा समझा जा सकता है और एक
से दूसरे का रूपांतरण किया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की परस्पर तुलना करने के लिए हम हमारे विद्युत परिपथ में एक विशिष्ट स्थिति है जिसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, उसे समझते हैं। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब है कि हमने सोर्स के टर्मिनल्स पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसका मान इनफाइनाइट कर दिया है, और जब लोड रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया है तो इसका मतलब है आपने उसके परिपथ के धारा प्रवाह के रास्ते को खत्म कर दिया है और लोड में धारा ओपन सर्किट कंडीशन में शून्य हो जाएगी। तो ओपन सर्किट कंडीशन का सीधा तात्पर्य है परिपथ का खुल जाना और परिपथ में धारा प्रवाह का जीरो हो जाना। अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ओपन कर दिया है तो सोर्स के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं होने से कोई वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में जो सारा सोर्स ईएमएफ है वो लोड के ओपन टर्मिनल्स पे मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज बनाएगा। तो ओपन सर्किट कंडीशंस में लोड की टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के ईएमएफ के बराबर है। तो अगर किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ निकालना हो तो उसके सिरों को ओपन कर ले और ओपन सर्किट कंडीशंस पे जो टर्मिनल पे वोल्टेज आएगी वही सोर्स ईएमएफ होगा। हमारे करंट सोर्स ने अपनी करंट को जारी रखना है। अगर लोड को ओपन कर दिया है और लोड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हमारा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो अपने करंट के फ्लो रास्ते को इंटरनल रेजिस्टेंस में बना लेगा और सारा सोर्स करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। ऐसी स्थिति में इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो से वोल्टेज बनेगी, करंट फ्लो से जो वोल्टेज बनेगी, सोर्स करंट मल्टीप्लाइज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, ये ओपन सर्किट कंडीशन पे हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी और ये मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज है। तो ओपन सर्किट कंडीशन में लोड करंट खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है और टर्मिनल पे वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है, और ये मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज जो करंट सोर्स के टर्मिनल्स पर आई है वो सोर्स करंट और करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है, और यही ओपन सर्किट वोल्टेज एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में सोर्स ईएमएफ के बराबर है। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एक और विशेष स्थिति है शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हम विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के रास्ते में जो रुकावट प्रतिरोध होता है उसे शून्य कर देते हैं, और अगर किसी स्थिति में परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस पे वोल्टेज नहीं रहेगी। अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट से मायने है कि परिपथ के प्रतिरोध का शून्य हो जाना और शॉर्ट सर्किट पोजीशन पे वोल्टेज का शून्य हो जाना। जैसा कि यहाँ हमने शान हाईलाइट में इन दो टर्मिनल्स जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के हैं और यहाँ जो दो टर्मिनल प्रैक्टिकल करंट सोर्स के हैं उस पे शॉर्ट सर्किट को जब व्यक्त किया है तो यहाँ परिपथ में भार प्रतिरोध को शून्य कर दिया गया है और शॉर्ट पोजीशंस पे यहाँ लोड पे भार प्रतिरोध पे कोई टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं रहेगी। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की सोर्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस में डिवाइड होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में लोड पे कोई टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं रही तो सारी जो सोर्स ईएमएफ है वो सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस पे आकर और मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगी, और वो मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किट के रास्ते में फ्लो करेगा, और वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। लोड में शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स ईएमएफ में वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर आएगा। अगर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो ये शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। अर्थात शॉर्ट सर्किट कंडीशन में लोड की टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो गई है, परिपथ में करंट अधिकतम हो गया है, और परिपथ में शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के करंट का जो निर्धारण है वो श्रेणी में लगे हुए आंतरिक प्रतिरोध द्वारा हो रहा है, और ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट करंट है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस कुछ अलग है। जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस पे टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं रही है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई वोल्टेज नहीं रहेगी, और एक रेजिस्टेंस में करंट का अगर कोई फ्लो होना था तो वो वोल्टेज से होना था। क्योंकि यहाँ वोल्टेज नहीं है तो यहाँ परिपथ में करंट भी नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में सारा सोर्स करंट लोड में फ्लो होगा, और लोड का करंट जैसे वोल्टेज सोर्स में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट अधिकतम हो गया था ईएमएफ बटा सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसी तरह से करंट सोर्स में भी लोड में शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस पे करंट मैक्सिमम हो गया है, और ये जो मैक्सिमम लोड करंट है वो सोर्स करंट के बराबर है। सारा सोर्स करंट शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस पे लोड में होकर बहेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रैक्टिकल करंट सोर्स की सोर्स करंट का मैग्नीट्यूड उसकी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे जो टर्मिनल पे करंट आ रहा है उसके बराबर है। अगर हम दोनों प्रैक्टिकल सोर्स से तुलना करें हम पाते हैं कि दोनों सर्किट में शॉर्ट सर्किट का करंट जो लोड में आ रहा है वो करंट सोर्स के केस में सोर्स करंट के बराबर है, और वोल्टेज सोर्स के केस में ये ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस के डिवीजन करने से आया है। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक सोर्स ईएमएफ के साथ सीरीज में लगे हुए इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक सोर्स करंट और पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस की एक खूबसूरत तुलना
करते हैं, दोनों को जब एक लोड रेजिस्टेंस के साथ लगाया जाता है तो सर्किट पूरा होने से यहाँ सोर्स की वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज सोर्स के केस में बढ़ती है। वहीं यहाँ प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में ये जो सोर्स करंट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की करंट और लोड रेजिस्टेंस की करंट में बढ़ती हुई। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में सोर्स ईएमएफ का डिवीजन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के बीच में। वहीं एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में एक सोर्स करंट का डिवीजन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के करंट में। अगर लोड की करंट और लोड की वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप समझें तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में लोड के सिरों पे वोल्टेज सोर्स ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होने से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसे घटाकर आएगी। और ये एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस के ओमिक वैल्यू को घटाते हैं और लोड में करंट को बढ़ाते हैं, लोड करंट के बढ़ने से वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस में लोड से वोल्टेज ड्रॉप ILRI बढ़ती है और उससे लोड के सिरों पे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। और दो स्थितियां विशेष महत्व की है। ये ओपन सर्किट कंडीशन है जिसमें सर्किट में करंट 0 है, RL का मान इनफाइनाइट है और ऐसी स्थिति में लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स EMF के बराबर है और मैक्सिमम है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को घटाते हुए शून्य कर देते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे हमारी टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गई है और करंट मैक्सिमम सोर्स EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर ये प्राप्त हो गया है। तो ओपन सर्किट कंडीशन पे हमारे पास मैक्सिमम सोर्स EMF है और शॉर्ट सर्किट के समय हमारे पास मैक्सिमम करंट है और करंट बढ़ने पर वोल्टेज घटती है। इसी स्थिति को जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए हम समझते हैं तो हम पाते हैं कि जो सोर्स करंट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में लोड की वोल्टेज आने पर जो करंट फ्लो होता है उसे अगर घटा देते हैं तो बचा हुआ करंट लोड में फ्लो होगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक एक बात साफ बता रही है कि हम अगर लोड रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं और लोड में वोल्टेज बढ़ती है तो लोड में बहने वाला करंट घटता है। अगर हम इस सर्किट के रेजिस्टेंस को 0 रखते और यहाँ शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस होती और कोई वोल्टेज नहीं होती तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में 0 वोल्टेज से कोई करंट फ्लो नहीं होती और सारा जो सोर्स करंट है वो लोड में आता। ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती। और अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाकर लगातार वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि लोड में बहने वाला करंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ करंट फ्लो ज्यादा लोड वोल्टेज आने पे ज्यादा फ्लो हो रहा है। ओपन सर्किट कंडीशंस पे लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओमिक वैल्यू का हो गया है, लोड में करंट जाना बंद हो गया है तो सारा सोर्स करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में जाएगा और सोर्स करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से ये ओपन सर्किट कंडीशंस पे टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए आपस में उलट पलट गई है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का स्वरूप एक जैसा है और वो स्पष्ट बता रहा है कि लोड पे अगर ज्यादा वोल्टेज है तो करंट कम है और अगर करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम है। यहाँ ओपन सर्किट कंडीशंस में EMF अधिकतम E के बराबर है। यहाँ ओपन सर्किट कंडीशंस में करंट 0 की ये स्थिति में वोल्टेज मैक्सिमम सोर्स करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ये वोल्टेज सोर्स की शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में मैक्सिमम करंट की वैल्यू है सोर्स EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस और वही शॉर्ट सर्किट कंडीशन एक करंट सोर्स के लिए सारा सोर्स करंट लोड में जा रहा है शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में। नीले तीर में हमने दोनों प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए शॉर्ट सर्किट कंडीशंस मैक्सिमम करंट और 0 वोल्टेज को व्यक्त किया है और ये लाल तीर दोनों में ओपन सर्किट कंडीशंस को व्यक्त कर रहा है जिसमें करंट 0 है और वोल्टेज मैक्सिमम है। अगर हम एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कंडीशन में तुलना करें, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में लोड रेजिस्टेंस दोनों में 0 हो गया है, टर्मिनल पे दोनों स्थितियों में वोल्टेज 0 है और दोनों में लोड में करंट मैक्सिमम है। एक वोल्टेज सोर्स के लिए ये सोर्स EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर आएगा। सारी की सारी जो हमारी सोर्स EMF है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज 0 है। एक करंट सोर्स के केस में जब शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है और टर्मिनल पे वोल्टेज 0 है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज 0 होने से करंट फ्लो नहीं होगी और सारा सोर्स करंट लोड के शॉर्ट सर्किट पाथ में आ जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किट करंट है सोर्स करंट के बराबर और वो वोल्टेज सोर्स के केस में EMF अपॉन वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। जहां नीले तीर ने दोनों प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस को दिखाया है, वहीं ये लाल तीर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में भी और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में भी ओपन सर्किट कंडीशंस बता रहा है। ओपन सर्किट कंडीशंस में लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, लोड में करंट फ्लो नहीं होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस में जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी तो सारी जो सोर्स EMF है वो ओपन सर्किट कंडीशन
कंडीशंस में वोल्टेज हो जाएगी। एक करंट सोर्स के केस में ओपन सर्किट कंडीशंस में जब लोड में करंट नहीं होगा तो सारा सोर्स करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में अपना रास्ता बनाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से जो वोल्टेज बनेगी वो ओपन सर्किट कंडीशंस में एक करंट सोर्स की मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज होगी और वो वोल्टेज सोर्स के केस में ईएमएफ के बराबर होगी। अगर ये ओपन सर्किट की वोल्टेज दोनों सोर्स की अगर हम बराबर कर दें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, इसी तरह से दोनों सोर्स की शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में करंट को बराबर कर दें, करंट सोर्स के केस में ये सोर्स करंट है और वोल्टेज सोर्स के केस में शॉर्ट सर्किट करंट, ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन है और कंपैरिजन करें दोनों इक्वेशन का तो स्पष्ट पता लगेगा कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के मान बराबर हो। अगर हम करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को बराबर कर दें तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, माना कि वो बराबर वाला रेजिस्टेंस R है। अगर हम यहाँ R का मान रखते हैं या यहाँ R का मान रखते हैं तो हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की ईएमएफ वैल्यू और करंट सोर्स की सोर्स करंट वैल्यू के बीच में एक ऐसा रिलेशन आ गया जो ओम के V=IR जैसा है, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इन दो संबंधों से हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। बदलने का तरीका आसान है, जो दोनों सोर्सेज में रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स में सोर्स के पैरेलल और वोल्टेज सोर्स में सोर्स के सीरीज में, उसका मान बराबर रखना है और वोल्टेज सोर्स की ईएमएफ वैल्यू और करंट सोर्स की सोर्स करंट वैल्यू में ओम के नियम जैसा V=IR जैसा संबंध होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो विषय और समझ में आएगा। पहले एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स बदलना सीखते हैं। हमें मालूम है कि ऐसे किसी भी कन्वर्जन में जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है उसी मान का रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा देना है। तो यहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस का मान 2 ओम इस सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। हमारे परिचित I=V/R रिलेशन से करंट सोर्स का सोर्स करंट वोल्टेज सोर्स की ईएमएफ वैल्यू में इस रेजिस्टेंस का डिवीजन करने से 3 एम्पियर आ जाएगा। तो हम एक 6 वोल्ट और 2 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज सोर्स को एक 3 एम्पियर और 2 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। अगर इसी तरह के कन्वर्जन में हमें एक 6 वोल्ट और 12 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स बनाना है तो हमें ये रेजिस्टेंस का मान जो करंट सोर्स के पैरेलल आएगा वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर 12 ओम लेना है और हमारे नियम से I=V/R से अगर वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का है और इंटरनल रेजिस्टेंस 12 ओम का है तो करंट सोर्स की सोर्स करंट का मान 0.5 एम्पियर आ गया है और एक 6 वोल्ट और 12 ओम का प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक आधा एम्पियर और 12 ओम के प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदल गया है। इस कन्वर्जन प्रोसीजर को समझिएगा। जब हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलते हैं तो हमें इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ जैसे यहाँ लाल लाइन में दिखाया हुआ है एक आदर्श वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर शॉर्ट कर देना चाहिए और सिर्फ रेजिस्टेंस की जो स्थिति है उसे वहीं रहने देते हैं। और अब इस रेजिस्टेंस के पैरेलल इस सूत्र के अनुसार जो I मान आया है उसका करंट सोर्स लेंगे और एक चीज और देखेंगे कि यहाँ जो हमारे सोर्स के लोड के टर्मिनल है उसमें हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स अपनी पॉजिटिव पोलैरिटी के हिसाब से जो करंट की बाहर वाली डायरेक्शन बनाएगा वैसी ही डायरेक्शन यहाँ लोड में हमारा करंट सोर्स बनाए। इसके लिए हमें करंट सोर्स की ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ लेनी है। रेजिस्टेंस जो कि 12 ओम है उसके पैरेलल एक करंट सोर्स एस्टेब्लिश कर देंगे और हम पाएंगे कि एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में बदल गया है। कहने को हमें कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मान वही रखना है, वोल्टेज सोर्स को हटा देना है और करंट सोर्स पैरेलल में लगा देना है। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सोर्स करंट और पैरेलल रेजिस्टेंस का एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सोर्स वोल्टेज और सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में बदलाव कैसे करते हैं वो समझते हैं। हमने जाना था कि जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो करंट सोर्स का पैरेलल रेजिस्टेंस उसी मान के साथ वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम रहेगा और हमारे V=IR रिलेशन से वोल्टेज सोर्स की सोर्स ईएमएफ करंट सोर्स की सोर्स करंट में इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन से 18 वोल्ट आ गई है। तो एक 3 एम्पियर और 6 ओम का करंट सोर्स एक 18 वोल्ट और 6 ओम के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया है। यही कन्वर्जन एक 10 एम्पियर और 2 ओम पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस के करंट सोर्स का समझेंगे तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस मान है करंट सोर्स में पैरेलल वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ गया है और मान वही रहा है 2 ओम और V=IR वाले फार्मूले से 10 एम्पियर 2 ओम में गुणा करने पे 20 वोल्ट आई है। तो हमारा कन्वर्जन जब करेंगे हम 10 एम्पियर और 2 ओम रेजिस्टेंस के करंट सोर्स का तो वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट और ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस का मान पैरेलल और सीरीज में समान रहेगा, वोल्टेज
सोर्स के ईएमएफ मान और करंट सोर्स के सोर्स करंट मान में V = IR जैसा रिलेशन है। एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवहार समझते हैं, जब हम एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को बदलते हैं तो सबसे पहले करंट को निष्क्रिय करने के लिए उसे उसके तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो करंट सोर्स के लिए पैरेलल का इनफाइनाइट है, तो ऐसे किसी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे, यानी करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे। ध्यान रहे, जब हमने वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया था तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया था और करंट सोर्स को ओपन किया है। अब जब करंट सोर्स हट गया है तो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में जगह बनाकर तोड़कर एक वोल्टेज सोर्स इंसर्ट करना है, और जब हम वोल्टेज सोर्स इंसर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी इस तरह से रखेंगे कि ये करंट सोर्स जब लोड के साथ कनेक्ट होगा तो करंट सोर्स लोड में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाने पे लोड में करंट आए। तो अगर लोड में करंट इस नीले तीर की दिशा में चाहिए तो हमें पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर चाहिएगी, तो हमें इस 2 ओम को बीच में तोड़कर एक 20 वोल्ट का मान V = IR रिलेशन से इस तरह से रखना है कि प्लस टर्मिनल ऊपर रहे, और हमने एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में बदल लिया है। आज की इस वीडियो से प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में आपकी समझ बेहतर हुई है, और आपको जो हमारी 2 फंडामेंटल कंसेप्ट है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट उसके बारे में भी पता लग गया है। और जब हम लीनियर कंपोनेंट्स के लिए बात करते हैं और उनकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के लिए बात करते हैं तो 2 पोजीशंस के बीच में पैरामीटर से हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को जब कंपेयर करते हैं तो एक का दूसरे के साथ जो कन्वर्जन के रिलेशंस हैं वो भी हमें समझ में आ गए हैं। हम अपनी अगली वीडियो में इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं सॉल्व, वो सीखेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।